नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में स्थलीय अनुकूलन और वायवीय अनुकूलन कराएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं दोस्तों, स्थलीय अनुकूलन आपके पेपर में इससे प्रश्न पूछे गए हैं या फिर आपसे पूछा जाए स्थलीय अनुकूलन की विशेषताएं, तो आप जो हम करा रहे हैं वही लिखेंगे। देखते हैं दोस्तों, स्थलीय अनुकूलन। इसमें पहले देखते हैं स्थलीय जंतु में अनुकूलन। आपके एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि स्थलीय जंतुओं में अनुकूलन हेतु विशेषताएं बताइए, तो आप ये विशेषताएं लिखेंगे। क्या क्या विशेषताएं होती हैं स्थल पर रहने के लिए जंतुओं में। देखते हैं दोस्तों, स्थलीय जंतुओं में, स्थलीय जो स्थल पर जंतु रहते हैं उनमें प्रचलन यानी चलने के लिए चार पाद यानी चार पैर होते हैं। किसमें? जंतुओं में। इनमें सांस लेने हेतु विकसित श्वसन तंत्र होता है। इनमें क्या है? सांस लेने के लिए विकसित श्वसन तंत्र होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्थलीय जंतु जैसे बिल्ली, कुत्ता, शेर, बकरी, हिरन, हाथी आदि जितने भी जानवर हैं वो सभी स्थलीय जंतु के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यह फेफड़ों के द्वारा, यह किसके? यह फेफड़ों के द्वारा सांस लेता है। कौन? स्थलीय जंतु। ये फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं। तो इस प्रकार आपने स्थलीय जंतु में अनुकूलन या स्थलीय जंतुओं में अनुकूलन हेतु विशेषताएं पढ़ी। अब इसमें देखते हैं स्थलीय पौधों में अनुकूलन। स्थलीय पौधों में अनुकूलन, या फिर आपके में प्रश्न पूछा जा सकता है स्थलीय पौधों में अनुकूलन हेतु विशेषताएं। देखते हैं दोस्तों, इनका तना मजबूत व पत्तियां चमकीली और चौड़ी होती हैं। जो स्थल पर पौधे उगते हैं उनका जो तना होता है वो मजबूत होता है और पत्तियां चमकीली और चौड़ी होती हैं। अधिक जल में, यदि इनको अधिक जल दिया जाएगा तो ये पौधे सूख जाएंगे। तो अधिक जल में यह सूख जाते हैं। इनमें रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। जो स्थलीय पौधे होते हैं उनमें रंध्र पाए जाते हैं और रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। जड़ तंत्र अधिक विकसित होता है। जो स्थलीय पौधे होते हैं उनमें जो जड़ तंत्र होता है वो क्या होता है? विकसित होता है। तो इस प्रकार आपने स्थलीय पौधे की विशेषताएं या फिर स्थलीय पौधे के अनुकूलन या स्थलीय पौधे में अनुकूलन हेतु विशेषताएं पढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मरुस्थलीय अनुकूलन। मरुस्थलीय अनुकूलन या पर्वतीय अनुकूलन या मरुद्भिद अनुकूलन, किसी भी प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाए तो आप यही लिखेंगे। अब इसमें देखते हैं, पहले जंतुओं में देखते हैं फिर पौधों में। मरुस्थलीय जंतुओं में अनुकूलन हेतु विशेषताएं, क्या विशेषताएं होती हैं? तो नंबर 1, इनकी त्वचा खुरदरी होती है। जो मरुस्थलीय जंतु होते हैं उनकी जो त्वचा होती है वो कैसी होती है?
खुरदरी होती है। इनमें जल संचय करने की क्षमता होती है। इनमें क्या होता है? जल संचय करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इनके शरीर पर अधिक बाल होते हैं। जो इनका शरीर होता है उस पर अधिक बाल होते हैं। इनके पैर लंबे होते हैं। इनके जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं। मरुस्थलीय जंतुओं के तलवे गत्तेदार होते हैं। जो मरुस्थलीय जो जंतु होते हैं उनके जो तलवे होते हैं वो कैसे होते हैं? गत्तेदार होते हैं। तो इस प्रकार आपने मरुस्थलीय जंतुओं में अनुकूलन हेतु विशेषताएं देखी। क्योंकि मरुस्थलीय जो स्थान होते हैं या हम कह सकते हैं मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं, वहाँ पर क्या जल की कमी होती है। इस जल की कमी होती है और उसी के अनुसार उन जंतुओं की रूपरेखा या शरीर की संरचना होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मरुस्थलीय पौधों में अनुकूलन हेतु विशेषताएं। इसमें देखते हैं, नंबर 1, बाष्पोत्सर्जन। जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां नुकीली तथा कांटे के रूप में पाई जाती हैं। क्योंकि मरुस्थलीय जो प्रदेश होते हैं या मरुस्थलीय जो स्थानों पर पौधे जो उगते हैं, वहाँ क्या है, वहाँ पानी की कमी है। तो वहाँ पानी कम होगा तो अगर पत्तियाँ चौड़ी होंगी तो वे बाष्प बनकर उसमें से जल बाष्पित हो जाएगा। तो वहाँ पर जो पेड़ उगते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटेनुमा होती हैं, जैसे नागफनी, सतावर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तना चपटा, हरा व स्पंजी होता है, जो भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का भी कार्य करता है। जैसे नागफनी है, उसका जो तना होता है वो चपटा होता है, हरा और स्पंजी भी होता है, जो भोजन बनाने के साथ साथ जल संचित करने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ और भूमि में जल प्राप्त करने के लिए अधिक गहराई में जाता है। जो इनका जड़ तंत्र होता है यानी जड़ों का तंत्र होता है वो क्या होता है? अत्यधिक फैला हुआ होता है और भूमि में जल प्राप्त करने के लिए गहराई तक जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पत्तियों में रंध्र गड्ढे में धसे रहते हैं। तो पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं यानी छिद्र पाए जाते हैं वो गड्ढों में धसे रहते हैं, जिससे क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन कम होता है। इस प्रकार आपने मरुस्थलीय पौधों में अनुकूलन हेतु विशेषताएं देखी। अब देखते हैं जो आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आपके पेपर में, देखते हैं दोस्तों। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्राय नुकीली क्यों होती हैं? तो हमने अभी आपको बताया कि नुकीली क्यों होती हैं। बाष्पोत्सर्जन यानी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां नुकीली तथा कांटे के रूप में होती हैं। इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो आप जो मरुस्थलीय पौधे की जो विशेषताएं हमने लिखाई हैं ये लिख सकते हैं। ये आपका 2016-2019 में पेपर में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों में अनुकूलन हेतु क्या क्या विशेषताएं होती हैं, लिखिए। तो पर्वतीय हमने आपको अभी बताया था, जो मरुस्थलीय हैं पौधे उनके बारे में लिखेंगे और मरुस्थलीय जंतु के बारे में विशेषताएं लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चौड़ी, मोटी तथा कटीली संरचना वाले मरुदभिद पौधे का नाम लिखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने बताया था मरुदभिद
या मरुस्थलीय या पर्वतीय, ये तीनों से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये हमने लिखाया है और यहाँ पर पौधों के नाम लिखे हैं, तो आप लिख सकते हैं नागफनी है, आपका सतावर है, घीक्वार है, तो इस प्रकार आप लिख सकते। तो ये आपने देखा स्थलीय अनुकूलन। स्थलीय अनुकूलन में हमने आपको स्थलीय जंतु में अनुकूलन, स्थलीय पौधों में अनुकूलन और मरुस्थलीय अनुकूलन में मरुस्थलीय जंतुओं में अनुकूलन और मरुस्थलीय पौधों में अनुकूलन कराया। इसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि साइंस की जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो थोड़ी हार्ड होती है। अगर उसे समझोगे नहीं तो आप भूल भी सकते हैं, इसलिए इसको समझ के याद कीजिए, आपको याद हो जाएंगे। और हमने आपको आपके सिलेबस के अनुसार और आपके पेपर में जो प्रश्न आते हैं उसके अनुसार टॉपिक को बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वायवीय अनुकूलन, जिसमें हम आपको वायवीय अनुकूलन की विशेषताएं बताएंगे। देखते हैं दोस्तों, कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन। कीट जो होते हैं उनमें उड़ने हेतु अनुकूलन या फिर कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन की विशेषताएं पूछी जाएं तो आप ये पॉइंट लिखेंगे। पढ़ते हैं, इनका शरीर छोटा होता है। किनका? कीटों का शरीर छोटा होता है और इनका शरीर जो होता है वो हल्का होता है, छोटा भी होता है, हल्का भी होता है। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं। जो इनके शरीर में क्या होता है? श्वास रंध्र होते हैं, यानी श्वास के लिए छिद्र होते हैं। यह उड़ते समय 2 जोड़ी पंख फैला लेते हैं। या क्या करते हैं? जब उड़ते हैं कीट तो अपने 2 जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? तितली है, मधुमक्खी है, घरेलू मक्खी है आदि, ये सभी कीट आते हैं। तो इस प्रकार आपने कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन देखा, उसकी विशेषताएं देखी। अब नेक्स्ट देखते हैं, पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन। या आपसे पूछा जाए पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन की विशेषताएं बताइए, तो आप ये लिखेंगे। देखते हैं, नंबर 1, इनके शरीर का आकार, जो पक्षी होते हैं उनके शरीर का आकार नौकाकार होता है तथा धारा रेखित होता है। कैसा होता है? धारा रेखित और नौकाकार होता है। इससे क्या होता है? जो हवा को ये काटते हैं, यानी हवा रुकावट नहीं बनती है। इनके अग्रपात ही पंखों में रूपांतरित होते हैं, यानी जो आगे के जो पैर कह सकते हम, वो किसमें परिवर्तित होते हैं? पंखों में रूपांतरित होते हैं। इनका शरीर हल्का होता है। इनका शरीर कैसा होता है? हल्का होता है। हल्का क्यों होता है समझते हैं। इनकी अस्थियां, यानी जो हड्डियां होती हैं, वो खोखली एवं वायु से भरी होती हैं, इससे इनका शरीर हल्का होता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इसमें कौन कौन से पक्षी आते हैं? तोता है, कबूतर है, कौवा है, गौरैया है, कोयल है आदि, ये सभी पक्षी आते हैं। और भी पक्षी हैं। अब देखते हैं आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा गया है? कीटों के उड़ने हेतु अनुकूलन की विशेषताएं लिखिए। ये आपके 2015 में पेपर पूछा गया है। तो इस प्रकार आपने आज स्थलीय और वायवीय अनुकूलन पढ़ा, इनका रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके पेपर में पूछे भी गए हैं। देखते हैं दोस्तों, विभिन्न वर्गों के बीच की कड़ी। अगर आपसे पूछा जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बताइए, तो क्या लिखेंगे? विषाणु। विषाणु क्या है? सजीव
और निर्जीव के बीच की कड़ी है, यानी इसमें सजीव के भी गुण पाए जाते हैं और निर्जीव के भी गुण पाए जाते हैं, इसलिए यह क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जंतुओं और पादप के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? युगलीना को कहते हैं। जंतु और पादप के बीच की कड़ी युगलीना को कहते हैं। इस प्रकार आपने देखा विषाणु को क्या कहते, विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है और युगलीना जंतु और पादप के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटोथीरिया यह सरीसृप और स्तनधारी के बीच की कड़ी है। कौन? प्रोटोथीरिया। नेक्स्ट देखते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स यह क्या है? सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है। बेलेगोग्लोसस यह असेरुकी और कशेरुकी के बीच की कड़ी है। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की कड़ी क्या है? प्रोटीरोस्पंजिया। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी नियोपिलिया। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी क्या है? पेरिपेटस। तो इस प्रकार हमने जितनी भी कड़ी थी वो सभी लिखा दी और इससे आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं? तो हमारे शरीर में आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा ये सभी क्या हैं? ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इस प्रकार आपने अनुकूलन का जो आपका सिलेबस था या जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया और इससे जो प्रश्न बनते हैं अधिकांश छात्र गलत करके आते हैं, क्योंकि आपकी जो बुक है डीएलएड की उसमें विस्तार से नहीं दिया है और इसे हमने एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुकों से बनाया है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप इतना तो कर सकते हैं कि वीडियो को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक छात्र देखें। थैंक यू दोस्तों।